तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती निकाली जा रही है, उसके सामान्य पेपर को, उसका प्रैक्टिस सेट 9 को डिस्कस करेंगे। चलिए, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं? कौन सी गैस ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है? पहला है CFC, दूसरा है हेलोन, तीसरा है डाई ऑक्सिन्स और चौथा ऑप्शन है HCFC। तो इसमें सही ऑप्शन होगा, होप कि आप लोगों ने सोचा होगा, सही ऑप्शन है डाई ऑक्सिन्स। डाई ऑक्सिन्स ओजोन परत के विनाश के लिए उत्तरदायी नहीं है, जबकि CFC जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, हेलोन व HCFC जिन्हें हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी है। डाई ऑक्सिन अत्यधिक विषैले रासायनिक यौगिकों का एक समूह है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ना, लेकिन ओजोन परत के लिए कहीं से कहीं तक हानिकारक नहीं है। सही ऑप्शन क्या होगा? C सही ऑप्शन होगा। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण के गत्यात्मक उपागम से प्रेरित है। पहला ऑप्शन है शिक्षण व्याख्यान आधारित होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों को ऊर्जावान होना चाहिए, तीसरा है शिक्षकों को विद्यार्थी के साथ मित्रवत एवं उनके अनुकूल होना चाहिए, और चौथा है विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से दिखाना चाहिए। तो शिक्षण का यानी टीचिंग की जो डायनेमिक अप्रोच है, उससे प्रेरित क्या है? सही ऑप्शन आपको बताना है। तो होप कि आप लोगों ने सोचा होगा, जो सही ऑप्शन है इसमें डी होगा, विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सिखाना चाहिए। तो शिक्षण के गत्यात्मक उपागम तात्पर्य है छात्रों की सक्रियता, उनकी गतिशीलता एवं संलग्नता पर ध्यान देना। इसके अंतर्गत किसी भी पाठ्य के लिए बिल्कुल नवीन दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके अलावा इस उपागम में चर्चा करना, विद्यार्थियों को कार्यकलाप के माध्यम से सिखाया जाना शामिल है। मूल्यांकन के उस वर्ग की पहचान कीजिए जो विद्यार्थियों के शिक्षा काल के दौरान उनके सीखने की प्रगति को जांचने के लिए निरंतर फीडबैक देता है। पहला है स्थानन, दूसरा है नैदानिक, तीसरा है रचनात्मक, चौथा ऑप्शन है संकलनात्मक। तो सही ऑप्शन होगा C होगा, रचनात्मक मूल्यांकन। बेसिकली से तात्पर्य क्या होता है? किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में मूल्यांकन करके उसमें सुधार किया जाना। यह किसी योजना का गुणात्मक आकलन करने के साथ उसमें अपेक्षित सुधार को इंगित करता है, जिससे उसे और अधिक उपयोगी और प्रभावशाली बनाया जा सके। इस प्रकार के मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों और छात्रों दोनों को अपनी कमियों में सुधार का मौका मिलता है। तो रचनात्मक क्रिएटिव टीचिंग है वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है, या क्रिएटिव जो इवैल्यूएशन है वो महत्वपूर्ण है। चौथा जो क्वेश्चन है आपका, जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तर के चयन के लिए उत्तरों का एक सेट दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ओपन एंडेड प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है क्लासिकल प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है फिल्टर्ड प्रश्न और चौथा ऑप्शन है फिक्स्ड चॉइस क्वेश्चन। तो होप कि आप लोगों ने सोचा होगा, सही सोचा है। जब किसी उत्तरदाता को किसी प्रश्न के लिए संभावित उत्तर के चयन के लिए उत्तरों का एक सेट दिया जाता है तो उसे निश्चित विकल्प वाले प्रश्न या फिक्स्ड चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, किसी शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधकर्ता को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा करने से किस प्रकार की त्रुटि होने की संभावना होती है? पहला ऑप्शन है अल्फा त्रुटि, दूसरा ऑप्शन है बीटा, दूसरा ऑप्शन है दोनों अल्फा एवं बीटा, तीसरा ऑप्शन ना तो अल्फा ना तो बीटा। इसमें सही ऑप्शन होगा वो ए होगा, इसे हम अल्फा त्रुटि कहते हैं। तो जब शून्य परिकल्पना स्वीकार किए जाने योग्य हो किंतु वह गलती से अस्वीकार हो जाए तब टाइप 1 त्रुटि मानी जाती है। तो जब नल हाइपोथेसिस या शून्य परिकल्पना जिसे हम कहते हैं स्वीकार किए जाने योग्य हो ना, स्वीकार किए जाने योग्य हो किंतु वह गलती से अस्वीकार हो जाती है तो इसे हम टाइप 1 की एरर कहते हैं। टाइप 1 की एरर मानी जाती है, जिसे अल्फा त्रुटि भी कहा जाता है। यानी जब नल हाइपोथेसिस स्वीकार किए जाने योग्य हो लेकिन उसे हम अस्वीकार कर देते हैं तो ये अल्फा, ये टाइप 1 की एरर है और इसे हम अल्फा त्रुटि भी कहते हैं। अल्फा स्तर के बढ़ने पर 0.5 या 0.01 या 0.001 होने पर टाइप 1 त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि 0.01 का अर्थ है 100 में से एक बार कोई प्रयोग गलत हो सकता है तथा 0.001 का अर्थ है कि एक गलत होने की संभावना 1000 में से एक से भी कम है। इस प्रकार जब शोध परियोजना में उचित प्राचलिक परीक्षा का उपयोग करते हुए शोधार्थी को निराकरणीय परिकल्पना को निरस्त करने के साक्ष्य प्राप्त हों तो इसे हम अल्फा त्रुटि
मानते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। संदर्भ ग्रंथ सूची और पाद टिप्पणी में शोधकर्ता प्रायः सापेक्षर यानी IBID शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो IBID शब्द इसका अर्थ क्या होता है? तो बेसिकली इसका अर्थ होता है उसी स्थान में या वहीं, उसी स्थान में या वहीं। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। फिर है 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक शोधन की प्रक्रिया है? तो निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक शोधन की प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है तलछटन, दूसरा ऑप्शन है निष्प्रभावीकरण या न्यूट्रलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है वातन और चौथा ऑप्शन है अवशोषण। तो सही आपने चुना है, इसमें बी ऑप्शन होगा निष्प्रभावीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन या जिसे हम निष्प्रभावरण कहते हैं, अपशिष्ट पानी के शोधन की रासायनिक क्रिया है। इस प्रक्रिया में अम्ल तथा क्षार क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। 8वां क्वेश्चन है नेत्रों में जलन किस प्रदूषक के कारण होती है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है पैन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो नेत्रों में जो जलन होती है दोस्तों, वो पैन के कारण होती है ना। नेत्रों में जलन पैन प्रदूषण के कारण होती है। इसका पूरा नाम क्या है पैन का? तो इसका पूरा नाम है पैरा ऑक्सी एसिलेटिक नाइट्रेट। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका पूरा नाम है। पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट, पैराक्सी एसिटिल नाइट्रेट इसका पूरा नाम है। यह द्वितीयक यानी सेकेंडरी प्रदूषक होता है। द्वितीयक प्रदूषक वे होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं। इसमें ओजोन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा स्माग आदि शामिल है। 9वां ऑप्शन है इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। पहला है फाइल एक्सप्लोरर, दूसरा ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोकॉल, चौथा ऑप्शन है वेब ब्राउजर। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर एक सूचना स्थान है जहां दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित है। 10वां जो ऑप्शन है बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब है पर सूचना या वर्ल्ड वाइड वेब एक सूचना स्थान है जहां पर दस्तावेज और अन्य संसाधन संग्रहित होते हैं। वेब ब्राउजर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग वेब पेज व वर्ल्ड वाइड वेब को नेविगेट करने में किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। 10वां क्वेश्चन है भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया है। परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया है? पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु में, तीसरा ऑप्शन दिल्ली में, चौथा ऑप्शन है पुणे में। परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण पुणे में हुआ। पुणे की जो सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग जो संस्था है पुणे में, उसने परम सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया। 11वां क्वेश्चन है एक बाइट बनता है पहला ऑप्शन है आपका 1 बिट से, दूसरा 4 बिट से, तीसरा 8 बिट से और चौथा 10 बिट से। तो बेसिकली जो एक बाइट यानी 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। 1 केबी में कितना होता है? 124 बाइट होते हैं, ठीक है। 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं? तो एक मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं। तो ये याद रखिए। तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं, इसलिए 11वें का ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉग शब्द 2 शब्दों का संयोजन है। वेबलॉग, वेडलॉग। तो जो ब्लॉग है ये 2 शब्दों का संयोजन है, वेब प्लस लॉग। तो ब्लॉग इस प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट है। बेसिकली जो ब्लॉग है ये एक प्रकार की व्यक्तिगत वेबसाइट होती है जिन्हें डायरी की तरह लिखा जाता है। हर ब्लॉग में कुछ लेख, फोटो और कुछ बाहरी कड़ियां हो सकती हैं। ब्लॉग लिखने वाले को ब्लॉगर कहा जाता है और इस कार्य को ब्लॉगिंग कहा जाता है। ब्लॉग बेसिकली 2 शब्दों का मिश्रण है, वेब प्लस लॉग का संयोजन है। 13वां क्वेश्चन है हार्ड कापियां इनमें से प्राप्त की जा सकती हैं। पहला ऑप्शन स्कैनर, दूसरा स्पीकर, तीसरा प्रिंटर, चौथा रिकॉर्डर। तो हार्ड कॉपी प्रिंटर से प्राप्त की जाती है तो आपको पता ही होगा। और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर और रिकॉर्डर ये कहीं ना कहीं इनपुट डिवाइस है। सॉरी, स्कैनर और रिकॉर्डर इनपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, इसकी सहायता से आवाज को सुना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद परिषद होगा? पहला ऑप्शन है आर्टिकल 74(1), दूसरा ऑप्शन है 76, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 75 और चौथा ऑप्शन है आर्टिकल 79।
तो इसमें सही आंसर होगा ए होगा। तो 74(1) में ये प्रावधान दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा? इसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध भागीरथी नदी पर बना हुआ है? पहला ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध, दूसरा ऑप्शन है उकाई बांध, तीसरा ऑप्शन है नागार्जुन बांध और चौथा ऑप्शन है टिहरी बांध। तो बेसिकली टिहरी बांध है ऑप्शन, इसमें डी सही होगा। टिहरी बांध जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है और इस परियोजना की जो कल्पना है 1949 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा संकुचन, मॉनेटरी डिवैल्यूएशन या मॉनेटरी मनी कॉन्ट्रैक्शन के अर्थ की सही व्याख्या करता है? तो पहला है मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, तीसरा ऑप्शन रोजगार बढ़ रहा है, चौथा ऑप्शन मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सही होगा। दिए गए कथनों में मुद्रा संकुचन, मुद्रा यानी मनी डिफ्लेशन के संदर्भ में सही व्याख्या करने वाला कथन है कि मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है। वस्तुतः जब मुद्रा की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति कम होती है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा हो तथा कीमतें गिर रही हो तो एवं मुद्रा का आंतरिक मूल्य बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा संकुचन क्या है? तो जब मुद्रा के मांग की अपेक्षा उसकी आपूर्ति कम हो, मान लो कि मांग है 10 यूनिट की और उसकी आपूर्ति 8 ही हो रही, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा हो, है ना, आपकी जीडीपी बढ़ रही है, आपकी वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है तथा कीमतें गिर रही हो और मुद्रा का आंतरिक जो मूल्य है वो बढ़ रहा हो, मुद्रा का आंतरिक मूल्य बढ़ रहा हो, तो इस स्थिति को मुद्रा संकुचन कहते हैं। इसे मुद्रा अपस्फीति भी कहते हैं, है ना, वही मनी डिफ्लेशन भी इसको कहते हैं। सही ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अब है 17वां क्वेश्चन, जलियांवाला बाग त्रासदी से जुड़ा सैन्य अधिकारी निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है आर्थर ब्लेजली, दूसरा ऑप्शन है मैनसन, तीसरा ऑप्शन है स्लीमन और चौथा ऑप्शन है डायर। तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा, डायर रिलेटेड है। जलियांवाला बाग जो त्रासदी हुई है, जुड़ा हुआ जो जनरल है वो डायर है। बेसिकली 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया था, जिस पर जनरल डायर ने अकारण सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 1000 से अधिक निर्दोष व्यक्ति मारे गए थे। इस घटना को इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और इसी घटना को मद्देनजर रखते हुए गांधी जी ने अपनी केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। पहला है फारूकदीन अली अहमद, दूसरा ऑप्शन है बीबी गिरी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा ए होगा, यानी फारूकदीन अली अहमद ये भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित नहीं हुए थे, अपितु इन्होंने वर्ष 1974 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया था। से सभी व्यक्तियों ने पहले उपराष्ट्रपति और फिर राष्ट्रपति के पद को शोभित किया था। फारूकदीन अली अहमद ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। 19वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला अध्यक्ष अलग है और प्रथम महिला अध्यक्ष अलग है। इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है सुचेता कृपलानी। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, है ना। 1917 में जब अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, है ना, 32वां अधिवेशन हुआ था बेसिकली 1917 में कलकत्ता में, तब इनको अध्यक्ष बनाया गया था। जो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष चुनी गई थी, जबकि वर्ष 1925 में कांग्रेस का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था वहां पर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को चुना गया। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला प्रथम महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक प्रकार से अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की मेजबानी किस देश ने किया था? पहला ऑप्शन है कनाडा, पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है कनाडा, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है सऊदी अरेबिया। तो बेसिकली जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा 5 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इसकी मेजबानी किसने की थी? तो सऊदी अरेबिया ने की थी। डी ऑप्शन सही होगा। इस वर्ष का जो विषय था या थीम क्या थी? भूमि पुनरुत्थान, मरुस्थलीकरण एवं सूखे से निपटने की क्षमता। 21वां ऑप्शन है, किसको भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भिखाजी कामा, दूसरा ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, तीसरा ऑप्शन है एनी बेसेंट, चौथा ऑप्शन है
विजयलक्ष्मी पंडित। तो सही ऑप्शन क्या होगा? भिकाजी कामा। भिकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता क्रांति की जननी कहा जाता है ना। उन्होंने वर्ष 1907 में स्टुटगार्ड 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 जर्मनी, स्टुटगार्ड कहाँ है? जर्मनी में है। स्टुटगार्ड जर्मनी में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। वह विदेशी भूमि पर भारतीय ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति या प्रथम महिला भी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है एमजी रनाडे, दूसरा ऑप्शन है जीके गोखले, तीसरा ऑप्शन है जीएच देशमुख और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं। तो जीएच देशमुख को, इन्हें गोपाल हरि देशमुख के नाम जाना जाता है। जीएच देशमुख यानी गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से पुकारा जाता है। गोपाल हरि देशमुख प्रभाकर नामक साप्ताहिक समाचार पत्र में महाराष्ट्र की समसामयिक समस्याओं के बारे में लोक हितवादी के उपनाम से लिखा करते थे, इसलिए उनका नाम लोक हितवादी हो गया। 23वां क्वेश्चन है कि आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी थी। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन थी? पहला ऑप्शन है लॉरा बोलवार्ट, दूसरा ऑप्शन है अमिलिया केर, तीसरा ऑप्शन है हरमनप्रीत कौर और चौथा ऑप्शन है जेमिमा रॉड्रिग्स। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ये अमिलिया केर है, बी ऑप्शन सही होगा। आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन 3 से 20 अक्टूबर 2024 के मध्य संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इस टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी न्यूजीलैंड की, ये एमिलिया केर कहाँ की है? न्यूजीलैंड की है, केर थी। विजेता तथा उपविजेता क्रमशः न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका की टीमें रही थी। चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन टीका को किस देश में विकसित किया गया? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, तीसरा ऑप्शन है कनाडा, चौथा ऑप्शन है चीन। तो चिकनगुनिया की पहली वैक्सीन, इसका नाम क्या है? एक्सक्यूज, ये ऐसा कुछ नाम है। वल्नेवा द्वारा ऑस्ट्रिया में GmbH द्वारा ये इसको विकसित किया गया। तो ऑस्ट्रिया बेसिकली सही आंसर होगा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर है 25वां क्वेश्चन, तो 26 नवंबर 2024 को 10वां संविधान दिवस मनाया गया, जिसका मुख्य विषय क्या था? पहला ऑप्शन है हमारा स्वाभिमान हमारा संविधान, दूसरा ऑप्शन है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, तीसरा ऑप्शन है संविधान और हमारा स्वाभिमान, एक देश एक संविधान। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, हमारा संविधान हमारा संविधान, बी क्वेश्चन इसमें सही होगा, मतलब बी ऑप्शन सही होगा। तो 26 नवंबर 2024 को भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ को मनाया गया। इस अवसर पर संस्कृत एवं मैथिली भाषा में भारतीय संविधान का विमोचन भी किया गया। ज्ञातव्य हो कि 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 10वें संविधान दिवस 2024 का विषय हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान था, 10वां ये संविधान दिवस भी था। 26वां क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्ज करने वाला शीर्ष 4 राज्यों में कौन शामिल नहीं है? तो शीर्ष जो 4 राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़। शीर्ष 4 राज्य कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, जिन्होंने एक प्रकार से अधिकतम वृद्धि दर्ज की है। तो शीर्ष 4 राज्य हैं छत्तीसगढ़, दूसरा है यूपी उत्तर प्रदेश, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है राजस्थान। तो उत्तर प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, तो बिहार ऐसा है जो शीर्ष 4 राज्यों में नहीं। ये याद रखिएगा, बिहार शीर्ष 4 राज्यों में नहीं। फिर है राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन कब से कब तक लागू किया जाएगा? पहला ऑप्शन 2024-25 से, 30-31, 25-26 से, 28-29, 26-27 से, 2029-30 और 2024-25 से 2031-32। तो अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन को मंजूरी दी गई थी। इस मिशन को 10,103 करोड़ रुपए के वित्तीय व्यय के साथ वर्ष 2024-25 से वर्ष 2030-31 तक चलाए जाने की प्रावधान है। तो ये ऑप्शन ए इसमें सही होगा। फिर है मेक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन बनी है? पहला ऑप्शन है सूसी विल्स, दूसरा ऑप्शन है क्लाउडिया शिनबाम, तीसरा ऑप्शन है रेचल रीव्स और चौथा ऑप्शन है हेला टॉमस डाटिर। तो इसको जो सही ऑप्शन होगा वो होगा क्लाउडिया शिनबाम। तो अक्टूबर 2024 में क्लाउडिया शिनबाम मेक्सिको की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। सूसी विल्स बेसिकली व्हाइट हाउस यूएसए की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला है। तो सूसी विल्स यूएसए की चीफ ऑफ स्टाफ बनने वाली पहली महिला है। रेचल रीव्स को यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर नियुक्त किया गया है। रेचल रीव्स को
यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर नियुक्त किया गया है। हेला टॉमस डॉटिर को आइसलैंड की दूसरी महिला ही राष्ट्रपति बनी। अब है सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। तो भारत को तलवार के बल पर जीता गया और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन किसका? पहला ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड रेडिंग, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, चौथा ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन। तो ये बेसिकली लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये कथन है, तो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। आज का लास्ट में क्वेश्चन, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फोबोस और डिमोस मंगल के उपग्रह, फिर है भारत का रूर, छोटा नागपुर और सिंधु नदी का मुहाना, अरब सागर। इसमें जो सही ऑप्शन होगा कि बेसिकली जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ना कि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? शनि है। शनि दूसरा है, पहले में बृहस्पति है। तो ये ऑप्शन सही होगा, जो कि गलत रूप से सुमेलित है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ से ये 9वां सेट समाप्त होता है, सेट नंबर 9 समाप्त होता है। अभी 6 और सेट आने बाकी हैं। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, है ना। मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।